तो ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन पढ़ाया था और उसके कुछ क्वेश्चंस कराए थे। हाँ सर। ज्योमेट्रिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड दोनों बताया था और कुछ क्वेश्चंस को दोनों मेथड से करके दिखाया। इसी में अब आगे बढ़ते हैं। सब लोग ध्यान से देखें। सपोज दो वेक्टर ए और बी है जिसके बीच का एंगल थीटा है। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला तो डिराइव कर रखा है, मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला डिराइव किया था। यस सर। यस सर। कुछ होमवर्क दिया था पिछली क्लास में? नहीं तो सर। सर नहीं सर। तो करने बोले। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। 1। और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0। -1। -1। तो कॉस थीटा जब +1 होगा तो मॉड ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा? कुछ ऐसा हो जाएगा। कॉस थीटा 1 पुट करोगे तो रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज a प्लस, ऐसा होगा। यस। हाँ हाँ और जब -1 पुट करोगे माइनस ए माइनस तो या तो a माइनस बी होगा या b माइनस ए होगा, डिपेंड करता है दोनों में कौन बड़ा है ना। सर ये आपने कैसे क्यों नहीं समझा सर? मॉड ए प्लस मॉड बी और मॉड ए माइनस बी क्यों? क्या नहीं समझा? सर आपने सर मॉड ए प्लस मॉड बी लिखा और मॉड ए माइनस मॉड बी, सर आपको वो कैसे मिला? कॉस थीटा जब +1 पुट करोगे तो रूट के अंदर कितना होगा? बोलो। सर अगर थीटा का वैल्यू सर 1 है तो सर cos 1 डिग्री हो गया। थीटा का वैल्यू 1 नहीं, कॉस थीटा का वैल्यू नहीं सर 1। तो cos सर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा सर। नहीं 90 डिग्री नहीं 0 डिग्री सॉरी। तो आगे बोलो। तो सर अगर 0 हो गया तो मॉड ए प्लस मॉड बी कैसे होगा? तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो गया तो रूट के अंदर क्या बच गया बोलो। सर मॉड ए स्क्वायर वाला हो गया ना सर पूरा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी। उसको क्या बोलते हैं? सर उसको ए प्लस बी तो होल स्क्वायर में मॉड ए प्लस मॉड बी तो होल स्क्वायर। और फिर ऊपर हाँ सर स्क्वायर। समझा, मॉड ए प्लस मॉड बी हो गया। ओके। समझ गया? हाँ सर। और उधर पहले जहाँ पर मतलब वो एरोस में बी पहले क्यों लिखा है ये नहीं? कोई भी लिख लो, उससे क्या फर्क है। कॉस थीटा की वैल्यू -1 कब होती है? सर 180 180। 180।
तो थीटा 180 डिग्री। इसका मतलब है इस केस में ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच 180 डिग्री होगा। Yes, sir. यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। No, जल्दी sir. कॉपी करो। सर मुझे अभी तक नहीं समझा आपको मॉड ए प्लस बी इज लेस देन मॉड ए मॉड बी। क्या? सर आपको मॉड ए प्लस बी लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी कैसे आया, मुझे वो समझा आपने ए प्लस बी द होल स्क्वायर का रूट लिया। तो cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है, 1 हाँ तो मॉड ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू मैक्सिमम होगा। हाँ सर मैक्सिमम को लेस देन इक्वल टू लिखेंगे। हाँ सर आया समझ में? हाँ सर हाँ सर। हो गया सबका? वन Yes, sir. सेकेंड। जल्दी से बताओ ओरली। सर जो ऊपर हमने फॉर्मूला दिया वही वेक्टर का फॉर्मूला है। पहला लेक्चर है तुम्हारा? नहीं सर सर ये दूसरा है मेरा। हाँ तो क्या बताऊं? मतलब वेक्टर का कौन सा फॉर्मूला है, मतलब एक बार नोट डाउन करना था। कौन कौन सा फॉर्मूला है? फर्स्ट और सेकंड वाला। फर्स्ट और सेकंड कहाँ है? क्या चाह रहे हो तुम? कहाँ फर्स्ट और सेकंड लिखा हुआ देखा? बोलो क्या कहना चाह रहे हो? सर ये वाला कौन सा फॉर्मूला है जो यहाँ पर लिखा हुआ है नोट वन के मतलब नीचे? ये कौन सा फॉर्मूला है? क्लास में पिछली बार पढ़ाया था तो नोट किया था। हाँ सर किया था।
नोटबुक है अभी तुम्हारे पास? हाँ सर, इसलिए लिख रहा हूँ, वो समय ट्राई करा था इसलिए वो फॉर्मूला के लिए पूछा मैंने। तो उसी नोटबुक में देखो, पिछले लेक्चर में ये फॉर्मूला डिराइव किया था जो दिख रहा है स्क्रीन पे। हाँ सर, हाँ। तो ये वही लिखा हुआ है या कुछ नया है? नहीं नहीं। आया समझ में? हाँ सर। फर्स्ट वाला बताओ। हाँ सर, एक मिनट सॉल्व कर रहे हैं। सर 18। सर सी 18। सर 8, सर बी 8। तो अब सब चुप रहो। अभी ऊपर देखा था, ये दोनों मिलकर मैक्सिमम कितना हो सकता है? Sir, 16. मॉड ए और प्लस मॉड मिनिमम कितना हो सकता है? 4. तो इंक्लूडिंग बोथ 4 और 16, मतलब 4 से छोटा नहीं हो सकता और 16 से बड़ा नहीं हो सकता है। नहीं सर। Yes, sir. मतलब 2 Sir, नहीं हो 8. सकता, 20 नहीं हो सकता, 18 नहीं हो सकता, केवल 8 होगा। सर समझ नहीं है। अरे ऊपर देखा था, दो वेक्टर ए और बी, उसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का मैक्सिमम ए प्लस बी हो सकता है, मिनिमम ए माइनस बी हो सकता है। यस सर। डिपेंड करता है दोनों के बीच एंगल कितना है। हाँ तो यहाँ पर दो फोर्सेस हैं, एक 10 और 6। तो ये दोनों मिलके मैक्सिमम कितना हो सकता है? 16 एंड मिनिमम 4। मिनिमम 4। तो 4 और 16 इंक्लूडिंग बोथ, इसी के बीच इसका रिजल्टेंट हो सकता है। यस Yes, sir. सर। तो 4 से छोटा नहीं हो सकता और 16 से बड़ा नहीं हो सकता कभी भी। हाँ सर। तो इस चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है? 8। 8। समझा? यस सर। सर सर बोलो ना, सुन रहा हूँ। सर ये आपने 4 और 16 न्यूटन का सर वो समझा पर सर 4 और सर 10 न्यूटन और 6 न्यूटन का फोर्स मिलके सर 8 न्यूटन कैसे हो सकता है कभी भी? तो सर कैसे भी करके आप 8 न्यूटन कैसे ला सकते हो? बहुत बुरा हालत है यार तुम लोगों का। क्या सर? बहुत बुरी हालत है तुम लोगों की। देखते हैं 10 और 6 मिल के 8 कैसे आता है पहले। फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो ऐसा कुछ होगा। हाँ सर। ऐसा कुछ होगा। हाँ सर। ऐसा कुछ होगा। हाँ सर। Sir, so beginning में it will be 8 square is equals to, right? Not only 8. बट
So beginning में 8 square is equals to root of ना. देख के फॉर्मूला भी तुम लोग नहीं लिख सकते हो। शर्म आ गई है मुझे, क्या पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें फॉर्मूला में। मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसमें मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें। देख के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, तो कहाँ से ये 8 स्क्वायर होगा। समझ आया कुछ। Yes. 136 माइनस 64 कितना होगा। 68 कितना होगा। 64 होगा। 68 Okay. तो सब्ट्रैक्शन भी नहीं 72 आता होना है चाहिए तुम ना। लोगों को। -72 72 -72 और 24 हुआ। cos थीटा में -3/5 वैल्यू कितनी किसकी होगी। सर 53 -53 ये माइनस ऑफ cos 53 के बराबर है। हाँ सर। यस सर तो थीटा कितना होगा। 27. cos पाई माइनस थीटा क्या होता है। सर cos पाई माइनस थीटा सर माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है थीटा का वैल्यू होगा 180 180 माइनस डिग्री 53 माइनस 53 डिग्री कितना होगा। 127 127 डिग्री। जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में इस सब का, ये ऐसे ही पूछा कि सर ये कहाँ से आया, इसके लिए बता रहा हूँ कि 10 और 6 मिला के 8 कैसे होगा। तो यहाँ दिख रहा है कि एक 10 न्यूटन और एक 6 न्यूटन को अगर हम 127 डिग्री पर रखेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट 8 आएगा। चमका कुछ। समझा सर। यस सर आगे बढ़ूं। यस सर। यस सर ये वाला क्वेश्चन।
कुछ समझ आ रहा है कैसे करेंगे? यस सर। कैसे करेंगे? हम तीनों को पहले 3 पॉइंट्स को ऐड करेंगे चौथे पॉइंट से। कैसे आवाज आ रही है? सर हम तीनों पॉइंट्स को ऐड करेंगे, अगर वो चौथे पॉइंट से बड़े होंगे तो फिर वो पॉसिबल है। दो वेक्टर का सम 0 कैसे हो सकता है? इस क्वेश्चन को छोड़ो, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, वो बताओ कि कोई भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 होगा, इसका क्या कंडीशन है? Both सर vectors must be same and in opposite सेम direction. होगा। जब दोनों इक्वल अपोजिट होगा। ठीक है, किसी तीन वेक्टर का सम 0 होगा, ये कब हो सकता है? जब तीनों एक डायरेक्शन में। तो 0 हो जाएगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0, तीन वेक्टर का सम 0 हो, ये कैसे पता चलेगा या कैसे होगा? सर अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और सारे वेक्टर्स एक दूसरे से 120 डिग्री के उसमें एंगल पे। सर अगर चलो सुनो, सब चुपचाप सुनो, कोई नहीं बोलेगा। तीन वेक्टर का सम 0 है, मतलब उसमें से कोई भी दो वेक्टर अगर हम ले लें तो उसके रिजल्टेंट के बराबर थर्ड वाला इक्वल अपोजिट होना चाहिए। यस सर। यस सर। यस सर। जैसे ए बी सी तीन का वेक्टर सम 0 है, मतलब ए बी का रिजल्टेंट सी के इक्वल अपोजिट है, या बी सी का रिजल्टेंट ए के इक्वल अपोजिट है ना? Yes, sir. ए सी का रिजल्टेंट बी के इक्वल अपोजिट है। ठीक है, यस सर। चार वेक्टर का सम 0 है, इसका क्या मतलब हुआ कि किसी दो का सम रिमेनिंग टू के सम के इक्वल अपोजिट होना चाहिए, ये Yes, sir. है ना? अब चारों ऑप्शन को चेक करो। ऑप्शन ए, इसमें है 5, 10, 30, 50। तो 5, 10, 30, 50 में से कोई भी दो चूज कर लो जो तुम्हें मन करे। बोलो कौन सा दो ले लूं? 55 बोलो। सर 55 और 30 और 10। 30 और 10। तो अगर 30 और 10 ले लेते हैं तो 30 और 10 का रिजल्टेंट 20 और 40 के बीच आएगा। यस सर। 40 से छोटा नहीं हो सकता, 40 से बड़ा नहीं हो सकता और 20 से छोटा नहीं हो सकता है। Yes, sir. सर। यस अब बाकी दोनों जो बच गया, कौन कौन, 5 और 50, इसका रिजल्टेंट होगा तो 45 वो to 55। 45 से 55 के बीच होगा इंक्लूडिंग बोथ। यस सर। यस सर। तो 20 और 40 इंक्लूडिंग बोथ, ये वाला वेक्टर इस वेक्टर को कभी कैंसिल कर पाएगा? इक्वल नहीं सर। अपोजिट हो नहीं। पाएगा? नहीं नहीं सर। सर। नहीं, तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। क्लियर है सबको? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। ऑप्शन 2, 5, 9, 9, 16, कौन सा दो ले लूं? 16 सर और 9 9। and 9 9 और 9 ले लो, कोई भी ले सकते हो। 9 और 9 अगर ले लिया तो 9 और 9 का रिजल्टेंट मिनिमम 0, मैक्सिमम 18 इंक्लूडिंग बोथ। यस यस सर। सर। यस सर। अब जो रिमेनिंग टू बच गया 5 और 16,
इसका रिजल्टेंट होगा 11 से 21 इंक्लूडिंग बोथ। यस Yes, sir. sir. तो 0-18 के बीच और 11-21 के बीच इक्वल अपोजिट होने के चांसेस हैं, यस Yes, sir. हाँ सर. क्योंकि जो 11 to 18 वाला है ग्रुप, उसमें 5, 9 और 9 का रिजल्टेंट भी हो सकता है अगर अरेंज किया जाए प्रॉपरली तो, और 5 और 16 का भी हो सकता है। तो ये एक आंसर हो सकता है। ठीक है, बाकी को चेक करो। डी 10, 20, 40, 90 कौन सा दो ले लूं? 20 और 40। 20 or 40. 20 और 40, 20 और 40 मिलके 20, 60 के बीच होगा, Yes, sir. Yes, sir. और 10 और 90 मिलके 80 और 100 के बीच होगा इंक्लूडिंग बोथ। यस सर। तो ये कभी 20, 60 वाला 80, 90, 80, 100 वाले को कभी कैंसिल नहीं कर सकता। नहीं सर. सी में बोलो, कोई भी दो पहले ले सकते हो। 40, 40 ले लो जैसे मान लो, तो 0, 80, 90, 200 ले लो, तो 110 to 290। तो 0 और 80 एक वेक्टर, 110, 290 के बीच का दूसरा वेक्टर, कभी दो कोई इक्वल अपोजिट कैंसिल नहीं कर सकता। नहीं सर. समझ आया सबको? यस Yes, sir. आगे बढ़ूं? बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, नोट नंबर 2। सपोज कोई भी वेक्टर ऐसा है, एक दूसरा वेक्टर ऐसा है, एक तीसरा वेक्टर ऐसा है, तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। यस सर। समझ आया सबको? वैसे ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा। a टू बी वेक्टर a, b टू सी वेक्टर b, तो a टू c जो होता वो a प्लस बी होता, यस सर। यस Yes, sir. तो c टू a टू c का इक्वल अपोजिट है, Yes, यस sir. सर। तो ये 0 होगा। आया समझ में सबको? यस हाँ, सर। sir. यस सर। इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, ऐसा भी बना लो। सपोज ये a टू b है वेक्टर a, b टू c हो गया वेक्टर b, c टू d हो गया वेक्टर c, और d टू a हो गया फिर वेक्टर d। अभी भी सम 0 होगा, है ना? यस सर। a से शुरू किया, a पर ही पहुंच गया, तो यहाँ भी 0 होगा। तो कोई भी कैसा भी पॉलीगन हो, अगर आपका वेक्टर उन पॉलीगन के सारे साइड से
आई मीन सेम ऑर्डर में है, तो उसका सम हमेशा 0 होगा। Yes, sir. Yes, sir. सेम ऑर्डर मतलब देखो ये सब क्लॉकवाइज है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी सब एंटी क्लॉकवाइज है, तो सबका ऑर्डर सेम है। Yes. सो सर हाँ, सर जैसे ऊपर वाले में मॉड ए प्लस मॉड बी आप मॉड सी बोल सकते हो सर, तो वो नहीं ऑपोजिट नहीं नहीं डायरेक्शन बोल हुआ। सकता, नहीं बोल सकता, कुछ भी मत बोलो। मॉड ए प्लस मॉड बी मॉड सी कैसे बोलेंगे? नहीं सर आपने भी बोला ना ए प्लस बी सी होता है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हाँ ये मिला के, तो सर इसमें सर सुनो वेक्टर सुनो और वेक्टर बी वेक्टर सी। सुनो, सब समझता हूँ मैं, तुम लोगों को, चलो समझ गया। ये ए है और ये बी है, तो ये जो मेरा रेड वाला लाइन है, ये रेड वाला लाइन ए प्लस बी होगा। हाँ सर। तो ये जो ब्लैक वाला लाइन है वो रेड वाले लाइन का इक्वल अपोजिट है। हाँ सर। मतलब ये जो वेक्टर सी हमने लिखा है ये माइनस ऑफ ए प्लस बी है, हाँ सर। तो 0 हो गया। हाँ सर। तो समझ सर मैं आया? सर, हाँ सर वो तो सर मैं समझ गया है, पर सर मैं ये पूछा था सर ये वाले केस में वैसे कैसे होगा सर। सब बताता हूँ। So in a closed polygon, if vectors are represented by its sides taken in same order, then their resultant is always 0। कॉपी कर लो, समझाता हूँ मैं। तो पहले कॉपी कर लो। हो गया, लिख लिए? Yes, sir. सर मैंने नहीं लिखा, आप स्क्रॉल अप कर सकते हो।
जल्दी करो। डन सर। इसी कंटिन्यूएशन में एक और देखो, फिर नोट 2 और नोट 3 दोनों एक साथ समझ आ जाएगा अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा। देखो इधर, जैसा मन करे वैसा पॉलीगन बना लो, क्लोज साइड जो मन। सब ध्यान से देखेगा। ए टू बी ये एक वेक्टर है, बी टू सी एक दूसरा वेक्टर है, सी टू डी एक तीसरा वेक्टर है, डी टू ई मान लो एक चौथा वेक्टर है। तो ये जो आपका ए टू ई है, ये इन चारों के सम के बराबर होगा। हाँ सर। यस सर। कैसे? रिजल्टेंट है ना सर? हाँ, तो ए टू ई ए बी सी और डी सबके रिजल्टेंट के बराबर होगा। यस सर। सर यस हाँ सर। सर। कैसे? सर कैन आई? बोलो बोलो। सर हम इसमें ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं। So, कॉमन इन्हीं- से, वेरी गुड, सुनो आप। कॉमन सेंस है, कोई ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया, कुछ भी किया तो फाइनली ए टू ई गया ही ना। यस सर। ये कॉमन सेंस है। तो इस कॉमन सेंस का नाम है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगेन कोई लॉ है नहीं, कॉमन सेंस है ये। अब जैसा ये कह रहा था एक बच्चा, वैसे ही देखो प्रूफ, देखो कॉमन सेंस है। मैं ए और सी को मिला दूं तो ए टू सी ए प्लस बी होगा। यस सर। सब लोग बोलो ट्रायंगल लॉ से। यस सर। यस सर। अब मैं ए टू ई को मिला दूं तो ए टू डी को, तो ट्रायंगल लॉ से ए टू डी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यस सर। अब Yes, देखो sir. ट्रायंगल ए डी ई में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हो जाएगा ए टू ई। प्रूव हो गया ये। हाँ सर। यही ए टू ई का साइन अगर उल्टा होता तो सबका सम 0 होता। यस सर। यही नोट 2 था। यस सर। तो कैसा भी टेढ़ा मेरा रेगुलर इरेगुलर कैसा भी पॉलीगन हो, अगर पॉलीगन के सारे साइड्स सेम ऑर्डर में वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उन सारे वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा 0 होगा। और अगर उसमें से क्लोजिंग साइज अपोजिट ऑर्डर में है तो वो बाकी सबके सम के बराबर होगा, है ना? सर एक डाउट था। सर अगर खाली अपन ये बोल सके वेक्टर ई का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के इक्वल होगा क्योंकि दोनों ऑपोजिट है। वेक्टर किसका मैग्नीट्यूड? ई का बी से इक्वल होगा। ई है कहाँ पर लिखा हुआ? ई ए के बीच में सर।
वो तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है। ठीक है। कॉपी कर लो इसको। हो गया, आगे बढ़ो। हाँ सर। सर ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इक्वल टू क्या है सर? कुछ नहीं है। हाँ सर। कहाँ कुछ है? सर मुझे, मतलब हाँ ये सर ए टू ई वाला जो ब्लू कलर का वेक्टर दिख रहा है वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बराबर होगा। ओके सर। तो सर उसको वेक्टर मतलब ए ही लिख दे सर उसको सीधा। ए लिख दो। ओके। आपने सारे ए बी सी डी एक डायरेक्शन में लिया, आपने ई का वेक्टर अलग डायरेक्शन से लिया। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो।
हुआ कुछ? Yes. Yes, sir. सर आंसर बोलो ना, बोलो। मुझे 10 आ रहा है। 10 मीटर। मुझे भी 10 10 आ रहा है। सब 10 मीटर का डिस्टेंस चला है और 60 डिग्री लेफ्ट में टर्न लिया है। मतलब ऐसे समझो, हेक्सागन का एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री होता है। होता है। हाँ सर। तो सपोज ऐसे समझो, पॉइंट ए से चलना शुरू किया, ए से बी गया, ए से बी गया और किधर इधर जा रहा था, तो 60 डिग्री का लेफ्ट टर्न ले लिया, है ना। फिर बी से सी गया, इधर जा रहा था, तो 60 डिग्री का लेफ्ट टर्न ले लिया। ये बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। तो एक हेक्सागन का एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री होता है। इस बात से ये समझ में आ रहा है कि ये एक रेगुलर हेक्सागन बनेगा। यस सर। Yes, sir. यही कहानी चल रही है। हाँ सर। तो क्वेश्चन में पूछा है, द मैन जस्ट आफ्टर 7 सच टर्न। ठीक है, तो पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट ए से बी गया, ये हो गया पहला टर्न, ये हो गया दूसरा टर्न, दिस इज थर्ड टर्न, दिस इज फोर्थ टर्न, दिस इज फिफ्थ टर्न, दिस इज सिक्स्थ टर्न, और यहाँ पर फिर 7th टर्न होगा, हाँ सर। है ना। तो कहाँ से चलना शुरू किया था? ए से। ए से। जस्ट आफ्टर 7 टर्न कहाँ पर पहुंचा? बी पहुंचा। बी पर। तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ए टू बी, यही हुआ। 10। आया समझ में सबको? यस सर। कोई डाउट? तो जितना एंगल दिया है उसके अकॉर्डिंगली हम फिगर लेंगे ना। हाँ, कोई डाउट किसी को? सर हाँ, सर ये 7 टर्न्स के बाद सर सर इधर ही मतलब पोजीशन है या सर सी तक जाएगा? क्योंकि सर सी तक जाएगा तो भी सर टर्न नहीं हो रहा है। जस्ट आफ्टर ओके सी तक जाता तो पूछता जस्ट बिफोर 8th टर्न। ओके। आगे बढ़ो। यस सर। सर आपने हमें फॉर्मूला दिया था एक ए मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए होल स्क्वायर और फिर वो बाकी सब कुछ। तो यदि यही फॉर्मूला हम
वेक्टर ए बी और सी तीनों के लिए लेंगे तो क्या होगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज लाइक यदि ये सी तक जाता है तो फिर हम उसका सुनो, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल देते? बचपन में 2 + 3 5 सीखा। हाँ अब 2 + 3 + 8 है, तो क्या करते हो? पहले 2 और 3 को 5 ऐड करते हैं, फिर 5 और 8 को ऐड करेंगे। हाँ तो एट ए टाइम तुम्हें 2 ही ऐड करना आता है ना। हाँ सर। वैसे ही 10 वेक्टर हो, 200 वेक्टर हो, कितना भी हो, एट ए टाइम 2 ही ऐड करेंगे। जैसे ए बी सी है, तो पहले ए और बी को ऐड करेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट को फिर सी के साथ ऐड करेंगे। ओके ओके तीनों का एक मिला के फॉर्मूला नहीं हो सकता। ठीक है सर। समझ आया? हाँ सर। ज्योमेट्रिकली कर सकते हैं, फॉर्मूला नहीं है कोई कि एक साथ 3 वेक्टर को ऐड कर दें। ऐसा कोई एनालिटिकल मेथड, अलजेब्रिक फॉर्मूला नहीं। हाँ, ज्योमेट्रिकली कर सकते हो कितने को भी। ओके सर। अब देखो, एडिशन अगर आ गया तो आपको सब्ट्रैक्शन भी आता है। सब्ट्रैक्शन आता है। एक और चीज सिखाऊंगा। ये होगा नोट नंबर। पैरेललोग्राम लॉ सिखाया था पिछली बार क्या? नहीं सर। नहीं सर। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नंबर कौन सा होगा? 3 4। सुनो ध्यान से। किसी भी वेक्टर को अगर हम एक जगह से दूसरे जगह पर पैरेलली शिफ्ट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है। नहीं पढ़ता सर। ध्यान से देखिएगा, लिखेगा कोई नहीं। ये था वेक्टर ए, ये था वेक्टर बी, ये था एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ये हो गया था a + b। यही कहानी थी ना। हाँ सर। अब देखो, आप ही ने बताया कि किसी भी वेक्टर को पैरेलली एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो b को पैरेलली मैं इधर शिफ्ट कर दिया, b को पैरेलली मैं यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये जो वेक्टर है ये भी b ही कहलाएगा। यस सर। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यस सर। यस सर। तो ये जो रेड से a + b लिखा है वो अभी भी a + b होगा। यस सर। यस सर। तो अभी ये ट्रायंगल की जगह पैरेललोग्राम लिख बना हुआ दिख गया। हाँ सर। हाँ सर। तो ये इसको हम लोग बोलेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कोई नया लॉ नहीं है, ट्रायंगल लॉ ही लिखने का तरीका है। मतलब अगर दो वेक्टर को टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो डायगोनल इंटरसेक्टिंग दीज टू वेक्टर वो इसका रिजल्टेंट होगा। यस सर।
और अपने फॉर्मूले में ये एंगल अल्फा था। हाँ सर। तो इसमें भी फॉर्मूला कुछ चेंज नहीं हुआ, ध्यान से देखोगे तो वही है। कैसे भी ऐड करोगे उसका आंसर थोड़ा ना चेंज होगा, आंसर तो वही रहेगा ना। हाँ सर। हाँ सर। केवल ये दो डिफरेंट मेथड इसलिए है कि क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया हुआ है या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे तुम्हें पैरेललोग्राम ड्रॉ करना आसान लगता है या ट्रायंगल ड्रॉ करना आसान लगता है। दोनों में से जो भी ड्रॉ करना आसान लगेगा उससे सॉल्व कर लोगे, आंसर तो वही आना है। जैसे अलजेब्रा में मान लो तुम्हारे पास है 1/2 + 1/4, है ना, है ना। हाँ यस सर। सर। यस सर। तो 1/2 + 1/4 ऐड करते वक्त तुम्हारे दिमाग में ये आ सकता है कि 1/4 को 0.25 लिख सकते हैं, 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, तो आंसर 0.75 हो गया। लेकिन यही अगर 1/3 + 2/8 रहे ऐसा कुछ, अब तो एलसीएम वाला मेथड यूज करेंगे। यस सर। यस सर। तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज करेंगे आंसर तो अलग नहीं आएगा ना, आंसर वही आएगा। लेकिन कभी कभी क्या है कि क्वेश्चन देख के हम लोगों को एलसीएम लेने से ज्यादा आसान डेसिमल लेना पड़ता है, तो वैसे कर लेते हैं। बट दोनों में से कोई भी करोगे मेथड, एलसीएम लेके सॉल्व करो या इंडिविजुअल फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करके सॉल्व करो, आंसर थोड़ा ना चेंज होने वाला है। ठीक वैसे ही ये पैरेललोग्राम लॉ हो गया, ट्रायंगल लॉ हो गया, कोई भी लॉ हो गया, ये तो आपके क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो आपको ड्रॉ करना आसान लगता है उसको कर लीजिए, आंसर तो वही रहेगा। यस। हाँ सर। क्योंकि वही सेम कहानी, उधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल में वही सब लगाएंगे, यही आंसर आएगा, नया थोड़ा ना आएगा। क्लियर है? यस सर। कॉपी कर लीजिए। सर हो गया।
हो गया? Yes. इधर देखो, नेक्स्ट। Subtraction of vector. सपोज तुम्हारे पास ये एक वेक्टर है ए और एक दूसरा वेक्टर है बी। ये उनके बीच का एंगल है। तो ये डायगोनल ए प्लस बी होगा, ये तो मालूम है सबको। Yes, sir. इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये ए प्लस बी होगा। इसमें तो किसी को कोई डाउट है ही नहीं। Sir. मुझे ए माइनस बी निकालना है। तो ऐसे सोचो कि अगर मुझे ए माइनस बी निकालना है तो ए माइनस बी इज नथिंग बट ए प्लस माइनस ऑफ बी, है ना? हाँ sir. तो ये जो b दिख रहा है इसी का इक्वल अपोजिट अगर मैं ड्रॉ कर लूं, सेम लेंथ का 180 डिग्री पर अपोजिट, तो ये माइनस ऑफ b हो जाएगा। हाँ Yes, sir. sir. Yes, sir. अब अगर मैं यहाँ ट्रायंगल लॉ लगा दूं यहाँ ट्रायंगल लॉ लगा दूं तो अब ये हो गया a माइनस बी। Yes, sir. हाँ यस सर। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी एडिशन ही है, नंबर 1। नंबर 2, डायग्राम के हिसाब से ऐसा, फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? 180 minus theta. 180 माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा। तो देखो b का मैग्नीट्यूड लिखूं मैं या माइनस ऑफ b का मैग्नीट्यूड लिखूं, इक्वल होगा। Same होगा, पॉजिटिव ही रहता यस तो सर। यहाँ से दिख रहा है कि अगर मुझे a माइनस बी चाहिए तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ माइनस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ माइनस बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो अब एंगल बिटवीन देम 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। है। Yes sir. यस सर। और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? सर कॉस Minus cos theta. माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला दिख रहा है मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, और मॉड बी और मॉड माइनस बी एक ही होता है। यस सर। तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस प्लस नहीं, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। Yes sir. यस सर। तो
फॉर्मूला के हिसाब से अगर देखोगे तो केवल cos थीटा माइनस cos थीटा से रिप्लेस हो गया, सर Yes, sir. अदरवाइज फॉर्मूला सेम है। तो ये हो गया आपका वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला। अब ये जो a माइनस बी वाला वेक्टर है ये कितने एंगल पर होगा? तो ये एंगल अल्फा अगर है तो उसमें जो tan अल्फा का फॉर्मूला था वही tan अल्फा का फॉर्मूला होगा, केवल थीटा को 180 माइनस थीटा से रिप्लेस करना है। यस सर यस सर। तो उसके न्यूमरेटर में मॉड बी साइन थीटा था, यस तो साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है। यस सर। बट कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस माइनस थीटा cos होता है। यस सर तो ये फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा वाला। आई बात समझ में? हाँ सर। तो ध्यान से देखोगे तो वेक्टर एडिशन के फॉर्मूले में केवल थीटा को 180 माइनस थीटा से रिप्लेस करना है, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला बन गया। चमका कुछ? यस सर सर हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। सर मेरा बीच में कनेक्शन चला गया था, आप एक बार ये डायग्राम मेरे को समझा दोगे कैसे बना? वेक्टर बी दिख रहा है? हाँ सर। तो वेक्टर बी के बराबर इक्वल अपोजिट में उल्टा ड्रॉ कर दिया। हाँ सर देखा। है ना? हाँ सर। तो इक्वल अपोजिट ड्रॉ कर देंगे तो b का जो मैग्नीट्यूड है वही माइनस b का मैग्नीट्यूड होंगे। यस सर। अच्छा, तो a और माइनस b के बीच का एंगल अब 180 माइनस थीटा हो गया। हाँ सर। तो a और माइनस b को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो a माइनस b मिल जाएगा। हाँ सर। तो a माइनस बी वेक्टर a और माइनस ऑफ वेक्टर b का एडिशन है। यस सर। तो देख लीजिए, तो थीटा को 180 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया और मॉड ऑफ बी की जगह मॉड ऑफ माइनस बी लिख दिया, तो a माइनस बी बन गया। हाँ सर। सर हम्म, सर इधर जो आपने जो आपने जो रेक्टेंगल में जैसे वो लिखा है ना मॉड ए माइनस मॉड बी वाला फॉर्मूला सर, हम्म, तो उसमें आपने वो सर माइनस बी को आपने प्लस कर दिया क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। हम्म। तो सर वैसे ही सर उधर प्लस टू ऑफ मॉड ए माइनस मॉड बी है सर उधर। तो सर आप उधर भी आप मॉड बी से रिप्लेस करोगे तो सर माइनस क्यों चला गया उधर? माइनस कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? सर कॉस 180 माइनस माइनस कॉस थीटा होगा। और मॉड ऑफ माइनस बी और मॉड ऑफ बी एक ही है। हाँ सर। तो मॉड ऑफ माइनस बी को मॉड ऑफ बी रहने दिया और कॉस 180 माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा लिख दिया। हाँ बराबर, फिर माइनस आ गया, समझा सर।
डन सर। लिख लिया सबने, आगे बढ़ो। सर ये क्वेश्चन कीजिए। कौन सा नंबर होगा, फोर्थ फिफ्थ? सर फोर्थ होगा। फोर्थ है। फोर्थ फोर्थ होगा तो फोर्थ, इसको कोशिश कीजिए।
हो गया? यस Yes, सर। sir. क्या आंसर आया? सर डी। A particle is moving westward with velocity 5 meter per second. तो ये हो गया मेरा v1 वेक्टर. यस सर। It's changed to v2 5 meter per second northward. तो ये हो गया मेरा v2 वेक्टर. हो गया? मुझे चाहिए v2 माइनस v1. तो ये अगर v1 है मतलब ये माइनस v1 है. यस सर। तो ये v2 है, ये माइनस v1 है. इसका मतलब है कि पैरेललोग्राम लॉ से देखोगे तो ये v2 माइनस v1 होगा. यस सर। कॉमन सेंस है. आ रही है बात समझ में? Yes, sir. मैग्नीट्यूड दोनों का 5 है. यस सर। तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, मतलब ये भी 5 है, ये भी 5 है. तो ये 5√2 हो जाएगा. ज्योमेट्री से. हाँ सर। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 5√2 मीटर पर सेकेंड. और डायरेक्शन किधर है ये? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट. ये आंसर होगा. चमका कुछ? यस सर। सर चलो सुन रहा हूँ. बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था. सर हाँ हाँ बोलो ना. सर एक बार ये मेरे को फिर से समझाओ, क्योंकि आपने ये तो हम लोग ने आपने नॉर्थ ईस्ट की तरफ फील्ड लिया। ये ब्लैक वाला 5 और ये ब्लू वाला 5. ब्लैक वाला v2 है और ईस्ट में ब्लू वाला v माइनस v1 है. तो सर माइनस v1 क्यों लिया? क्योंकि मुझे क्या निकालना है? सर चेंज ऑफ वेलोसिटी। मुझे क्या निकालना है? देखो v2 माइनस v1 ढूंढना है. हाँ सर। मतलब मुझे v2 प्लस माइनस ऑफ v1 करना है. हाँ अच्छा। मतलब v2 और माइनस v1 को ऐड करना है. यस सर। तो कर दिया. ओके। और बोलो. सर अगर सेम ट्रायंगल लॉ से करेंगे तो सर खाली वो लाइन ही खींचनी है ना हाँ दोनों हाँ. के बीच में, और क्या? v2 और v1 माइनस v1 के बीच में। आगे बढ़े. हाँ सर। यस सर। Yes, sir. ये करो. ये ऊपर में एक डायग्राम है, उस पे बेस्ड ये तीनों क्वेश्चन है. एकदम इजी है, जल्दी करो. ये खुद से होना चाहिए सबका.
डन सर। सर फिफ्थ वाले का आंसर सी है ना? सॉल्व तो कर लो एक बार, सब बताऊंगा। हाँ सर। सर ना पिछले सम में एक डाउट था। अगर हमें v1 का लेना होता वेक्टर माइनस v1 के जगह, वो का स्लोप कैसे होता, मतलब v1 प्लस v2 का? कैसा आता है, क्या करना होता तुम्हें? v1 मतलब प्लस v1 का निकालना होता, v1 प्लस v2 उसका वो कैसा होता है स्लोप? v1 प्लस v2, ये v1 और v2 को पैरेललोग्राम लेके ड्रॉ कर दो तो ये v1 प्लस v2 होगा। ये ओके, जरा वो हाइपोटेन्यूज जैसे होता है। ये v1 प्लस v2 होगा। ओके सर। ये हो गया, 5 6 7 सबने अटेम्प्ट कर लिया। यस सर। हाँ यस सर। सर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, वेक्टर E इक्वल्स टू, देखो A दिख रहा है ये, हाँ सर। B दिख रहा है ये, सर a प्लस बी सी। और E दिख रहा है ये, ऐसा। हाँ सर। Sir, it should be negative a plus b, तो right? A प्लस बी प्लस E 0 होना चाहिए। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। मतलब E कितना होगा? Negative a सर plus b. नेगेटिव ए प्लस बी। ए प्लस बी। तो फिफ्थ का आंसर D। Yes, sir. सिक्स्थ हो गया, यस सर। यस सर।
तो देखो ए प्लस सी इज डी दिख रहा है, ए प्लस सी इज डी दिख रहा है सर क्या? ए। यस सर। है ना, ए प्लस सी इज डी दिख रहा है। हाँ सर। तो डी माइनस सी ए के बराबर होगा। यस सर। सेवेंथ, ई प्लस डी माइनस सी, तो ई बी। क्वेश्चन नंबर माइनस फिफ्थ में देखा माइनस से माइनस बी, और डी माइनस सी क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखा प्लस ए, ए कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस बी बच गया। यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। सर मैंने ऐसे लिख के सॉल्व नहीं किया है, मैंने बस जो एरो थे उनको ट्रेस किया, एंड अगर नेगेटिव है तो ऑपोजिट में कर दिया। वेरी गुड। आगे बढ़ूं? सर मुझे तो समझाना है ना, तो मैं लिख के बोलूंगा, मैं ओरली बोल के निकल जाऊंगा तो कोई नहीं समझेगा ना। एक और क्वेश्चन करो। इसको कोशिश कीजिए।
आया आंसर? बोलिए। तो ये वाला समझा दो आप। मॉड बी को मान लो x, ठीक है? तो मॉड ए कितना हो गया? 2x हो गया। यस सर। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या हो गया? यस। अरे गधे। एकदम तुम लोग गायब है क्या ऊपर से? अभी तक वो अलजेब्रा से बाहर नहीं आया कि x प्लस 2x 3x होता है। ऐसा होगा ना? यस सर। वो जिसने 3x बोला था वो बताओ। यस सर। तो ये हो गया 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कॉस थीटा का रूट। कोई दिक्कत? मॉड ऑफ ए माइनस बी कितना होगा? सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2x कॉस थीटा। केवल प्लस कॉस थीटा की जगह माइनस कॉस थीटा आएगा। यस यस सर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इज हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस बी। यस सर। दिया है क्वेश्चन में। यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यस सर। मतलब 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कॉस थीटा इज 1/4 ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कॉस थीटा। यही मतलब हुआ ना? यस सर। ऐसा कुछ? हाँ सर। सब में से एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर हटा दीजिए। तो ये हो गया 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/4 माइनस 5 होगा। हाँ सर। हाँ सर। -15 माइनस 15/4। तो कॉस थीटा हो गया -3/4। यस सर। आंसर देखो तो डिग्री में दिया है तो डिग्री में चेंज कर दूंगा। नहीं, डिग्री में क्या नहीं दिया। कॉस इनवर्स? हाँ हाँ, तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉस इनवर्स -3/4। यस सर। कॉस इनवर्स -3/4 ये हमारा आंसर होगा। चमका कुछ? तो ये इनवर्स जो किया है वो वाला स्टेप नहीं समझा। अगर कॉस थीटा 1/2 होता तो थीटा क्या बोलते? कॉस थीटा अगर 1/2 होता तो थीटा क्या बोलते? 60 डिग्री। 60 डिग्री।
क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि cos 60 1/2 होता है, यही ना? हाँ यही अगर cos थीटा 1/3 रहता तो क्या बोलते? कुछ नहीं बोलते आप, क्योंकि आपको सिर्फ 5 वैल्यू याद है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, है ना? हाँ सर। इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि cos थीटा की वैल्यू 1/3 नहीं होगी, होगी, शायद 71 डिग्री पे होगी, बट वैल्यू याद नहीं है। किसको याद रहेगा? इतना वैल्यू कोई नहीं याद कर सकता। तो उसको लिखने का तरीका है कि cos इनवर्स 1/3। ठीक है। आया समझ में? सर इसमें एक साथ मेरे को नहीं समझा है। क्या? सर ये आपने सारे एक्स में कैसे कट कर दिए एक साथ? तो क्या करूं? सर वो सब समझ नहीं, आपने एक्स सर कट कैसे कर दिए? हर टर्म में एक्स स्क्वायर है। ठीक है। राइट हैंड साइड में जितने टर्म है सब में एक्स स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड में जितने टर्म है सब में एक्स स्क्वायर है। हाँ सर। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया ओके। दोनों साइड, कट कर दिया दोनों। ठीक है। हो गया? सर एक सेकंड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जिसका जिसका हो जाए सब एक एक करके लीव कर सकते हैं। अगली लेक्चर में मिलते हैं। होमवर्क मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। बाय। Bye, सर थैंक Thank यू you, sir. Thank you, sir. बाय सर। bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. हेमंत सर, बोल बेटा। आपने ब्लैक होल्स के मीटिंग का वो लेक्चर भेजा है ना ग्रुप पे? तो ऑन आवर ग्रीन हाउस का ग्रुप आपने भेजा था दैट वी गोना हैव अ गेस्ट टॉक ऑन ब्लैक होल्स, लाइक whoever's interested they can join in. हाँ भेजा था, सो और तो आज ही है ना वो 6 बजे? आज ही का डेट लिखा है ना। ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय। थैंक यू सर, बाय सर।